हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 31 को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लाइक ऑलवेज चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में अपना फॉर्म भरा है एंड वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं विंग से कुरान पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस एग्जाम के लिए। एंड यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है देने को मिलेंगे एंड मात्र आपको 249 रुपीज़ में देने को मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ये टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। वीडियो की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल जो विंग से एक उड़ान का है वहां पे मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ कुछ नए एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे जीके पोर्शन में एक टॉपिक है एंड मैं आपको बता दूं ये अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी भी एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट भी एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें इसको यूपीएससी के प्रिपरेशन लेवल से नहीं मैच करना है, हमें एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है। तो हम उसी तरह से एसएसबी के पर्सपेक्टिव से इसको इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यू पे। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो वर्ड इकोलॉजी जो है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं, ग्रीक वर्ड। ओके, तो इकोलॉजी जो है असल में ये द ग्रीक वर्ड से निकला है। पहला ग्रीक वर्ड हमारे पास है ओइकोस एंड दूसरा हमारे पास है लॉजी। ओइकोस का मतलब है होम एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो जब हम इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं ना, तो इकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं असल में कुछ इस तरह से कि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास है इन्वायरमेंट। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, इन दो की जो रिलेशनशिप है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो आप ये याद रखें। फिर इन्वायरमेंट में दो होते हैं कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। तो वो सब आप देख, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांट्स, एनिमल, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूट डैश कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, पैरासिट्स, डिकम्पोजर्स, ये सारे कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं एनवायरनमेंट का? बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट, बोथ ए एंड सी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, आप जो देख पा रहे हैं, डी। ओके, बायोटिक एंड लिविंग। तो बायोटिक ही लिविंग होता है, ये सेम है, आप ये याद रखें, ये सेम है। आई होप आपको ये पता होगा, बहुत इजी है ये। तो दोनों जो हमारे ए एंड सी हैं, दोनों सही ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारे पास। ये सारे जो हैं बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, देयर इज एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक हमारे पास है जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, हमारे पास वाटर है, हमारे पास सॉइल है, ओके, स्टोन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये हमारा एबायोटिक बनाता है। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे हैं जिस तरह से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और पैरासाइट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो लिविंग हैं, जो जानदार हैं, तो वही बायोटिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। तो इससे पहले हमने देखा कि इकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकली गई है। मैंने बताया आपको कौन से दो ग्रीक वर्ड्स। अब जो है ये इकोलॉजी टर्म कॉइन किसने की है, तो मैं आपको बता दूं 1869 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, एंड इन्होंने ही क्या किया,
ये इकोलॉजी की टर्म को कॉइन किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आप ये याद रखें, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं एजी टेंसले, तो ये वो भाई साहब से जिन्होंने क्या किया है, वो ये जो इकोसिस्टम टर्म है इन्होंने कॉइन की है। इकोसिस्टम टर्म जो है ये कॉइन की है किन्होंने, एजी टेंसले भाई साहब ने। कब? 1935। ये आप याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन की है इकोलॉजी टर्म। ओके, तो इकोलॉजी जो है ये स्टडी है, एज आई टोल्ड यू, इट्स ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। बट इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम एक सिस्टम की बात करते हैं। एक्चुअली ये वहीं से बोल रहा है कि इकोसिस्टम, एक सिस्टम की बात करते हैं हम। इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस सिस्टम में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, एंड ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एबॉयटिक बायोटिक इसको कहा जाता है। तो इनमें आपस में क्या होती है, एक तरह की इंटरेक्शन होती है। ओके, दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड इसी इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो ये भी आप याद रखेंगे, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल। ओके, एंड मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे। सो डैश डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट इन ए स्टेबल स्टेट। तो एक टेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स में, ओके, उससे वो क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इन्वायरमेंट का जो स्टेट है, यानी जो उनका इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास होमोस्टैटिस। ओके, होमोस्टैटिस, होम्योस्टैटिस, सॉरी होम्योस्टैसिस। तो ये होम्योस्टैसिस क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें और इन्वायरमेंट का स्टेट जो है उसको स्टेबल कर सकें। ओके, तो ये टेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स में, आप ये याद रखें, होम्योस्टैसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड एक्वा कल्चरल पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, मैन मेड इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम की, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन मेड इकोसिस्टम्स। तो ये एग्रीकल्चरल फीड एंड एक्वाकल्चरल पॉन्ड्स जो हैं ये ह्यूमंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये मैन मेड इकोसिस्टम्स की एग्जाम्पल हैं। अब आप बोलेंगे सर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तो एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे एक्वाकल्चरल पॉन्ड्स आ रहा है, तो इस वजह से ये एक ही जो मैच हो रहा है, तो नहीं हो सकता। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एग्रीकल्चरल फील्ड यहाँ पे आ सकता है, तो ये इसमें फिट नहीं होगा। तो इस वजह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारे पास है मैन मेड इकोसिस्टम। आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज। तो अब यहाँ पे बात आ गई डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स को किस नाम से जाना जाता है, और तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स। ओके, सेप्रोट्रॉप्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जो फीड करते हैं किस पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उस पे फीड करते हैं। कौन? जो हमारे ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, जिनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑटोट्रॉप्स बाय द वे वो होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, बिल्कुल ये पढ़ाया जाता था। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज। ओके, तो अब है एक और क्वेश्चन के, जो एक स्पीशीज के अपने हैबिटेट में एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक स्पीशीज का अपने हैबिटेट में एक फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, नाइक। ओके,
तो असल में ये क्या होता है, एक फंक्शनल रोल होता है एक ऑर्गेनिज्म का अपने हैबिटेट में। आप ये याद रखेंगे, हैबिटेट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है, और नाइक जो है उस ऑर्गेनिज्म का उस हैबिटेट में क्या रोल है। तो अब याद रखेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक है, ये फंक्शन है ऑर्गेनिजम्स का उसके हैबिटेट में। एंड मैं आपको बता दूं, एक हैबिटेट में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाइक होता है। ओके, एक स्पेसिफिक नाइक होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर दो ऑर्गेनिजम्स का सेम स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि नाइक नहीं हो सकता। ये क्या होता है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना रोल, अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है एक हैबिटेट में। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इकोटून, तो इकोटून की जहां तक बात है, इकोटून होता क्या है, ये असल में एक जंक्शन है। जंक्शन किस चीज का है, दो डिफरेंट इकोसिस्टम से, दो इकोसिस्टम से आप इस तरह से देखें तो उन दो इकोसिस्टम्स का एक जंक्शन होगा। देखो ये यहाँ पे ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ से दूसरा इकोसिस्टम शुरू होता है, इनमें ये इंटरमीडिएट जो जंक्शन है ये कहलाता है इकोटून। ओके, आप ये याद रखेंगे, ये एक जोन होता है दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका ये था, नाइक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू वेरियस रीजन्स, दीज रीजन्स आर नोन एज। तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो देखो इकोसिस्टम जो होता है या फिर बायोस्फीयर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल एंड दूसरा होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक होता है जो पानी में होता है ज़्यादातर, एंड जो टेरेस्ट्रियल होता है ये ड्राई होता है, लैंड पे होता है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का, उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजन्स को क्या कहा जाता है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बायोम। तो बायोम क्या है, बायोम असल में जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर के डिफरेंट रीजन्स हैं उनको बायोम्स कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। ओके, एंड तो इन बायोम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास टुंड्रा है, ये भी एक बायोम, टाइप ऑफ बायोम है। हमारे पास बोरियल फॉरेस्ट्स होते हैं, ये भी टाइप ऑफ बायोम है। इसके बाद हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट भी होते हैं, ये भी बायोम का टाइप है। ग्रासलैंड भी बायोम का टाइप है। ओके, एंड इसके साथ साथ डेजर्ट भी बायोम का टाइप है। तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ बायोम्स हैं। बायोम्स होते क्या हैं, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर जो है इसके डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर जो है डिवाइड है डिफरेंट रीजन्स में, और इन रीजन्स को बायोम्स कहते हैं। आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हेन देयर इज नेटवर्क्स ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इट इज नोन एज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जब फूड चेन्स का एक नेटवर्क होगा एंड वो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ओके, तो उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखना है फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन सिंपली है एक चेन जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ फूड होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हमारे पास ग्रास है, ग्रास को खाता है ग्रास हुपर, ग्रास हुपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, एंड स्नेक को एट द एंड ईगल खा जाती है। ओके, तो ये क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ फूड होता है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है यहाँ पे। तो यही हमारा बनाता है, ये चेन ही फूड चेन कहलाती है। सबसे पहले ये बात। एंड अब बहुत सारी फूड चेन्स अगर मिली होंगी, इंटरकनेक्शन होगा बहुत सारी फूड चेन्स में, तो उसको कहा जाता है फूड वेब। ये 10th का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फूड वेब, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके, बहुत सारी फूड चेन्स मिलके फूड वेब बनाती हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ट्रॉपिक लेवल्स की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ट्रॉपिक लेवल्स, ये इट लग गया है दोनों जगहों पे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स जो होती हैं इनकी ग्राफिक जब रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ्स के थ्रू, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये इस तरह के होते हैं, ओके, इस तरह के पिरामिड जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं ये भी। एंड ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पिरामिड। ओके, तो मैं आपको बता दूं इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये है इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इसमें ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ये स्टेप्स जो है ना ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रास है, फिर ग्रास हुपर है, फिर क्या है, फिर उसके बाद स्नेक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है ईगल। ओके, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल रफली समझें कि ये हमारे पास क्या है, ये हर स्टेप जो है ना ये ट्रॉपिक लेवल है। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो दीज स्टेप्स आर ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन। ओके, तो आप याद रखेंगे इन्हीं ट्रॉपिक लेवल्स को जब हम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अब टाइप्स हैं, तो हमें बताना है इनमें से कोई कौन नहीं है। जनरली 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसको पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी को पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं जनरली। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, पिरामिड ऑफ स्पीशीज। तो ये यहाँ पे इस तरह का पिरामिड नहीं पाया जाता है क्लासिफिकेशन में। तो आप ये करेक्ट ऑप्शन इसका है यही है। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है क्या, टोटल लिविंग मैटर, टोटल लिविंग मैटर, यानी जितने भी लिविंग चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड इसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर की जब हम बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो कितने ऑर्गेनिजम्स एक ट्रॉपिक लेवल पे थे ये रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक, फिर पिरामिड ऑफ नंबर। एंड कितना लिविंग मैटर था एक ट्रॉपिक लेवल पे वो करता है रिप्रेजेंट पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये क्या करता है रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी जो है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितनी कंज्यूम हुई, ये करता है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई हर ट्रॉपिक लेवल पे, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी करता है। एंड मैं आपको बता दूं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, ये इन्वर्टेड कभी भी नहीं होता है, ये हमेशा अपराइट ही होता है, ये ऐसे ही होगा हमेशा, ये ऐसे कभी नहीं होगा दिस इज इन्वर्टेड। ओके, तो इन्वर्टेड कभी नहीं होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये दो हो सकते हैं, ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको ऊपर ही बता दिया लेकिन ये अलग से क्वेश्चन था। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, बोथ एंड भी, यानी हमेशा इन्वर्टेड भी रहेंगे तो अपराइट भी रहेंगे, समटाइम्स इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ये कभी इन्वर्ट नहीं होते हैं, कभी भी इन्वर्ट नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑलवेज अपराइट, ये आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको ये भी बताया कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बताया जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द कम्युनिटी दैट अचीव्स इक्विलिब्रियम इज नोन एज। तो अब हमारे पास एक और चीज यहाँ पे आ गई कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसमें जो कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज है, जो कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है, यानी स्टेबिलिटी जिस कम्युनिटी में आ जाती है। ओके, इक्विलिब्रियम मींस स्टेबिलिटी। तो उस कम्युनिटी को क्या नाम दिया जाता है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन असल में एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है,
जो कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो कम्युनिटीज हैं ये क्या होती हैं, ये रिप्लेस्ड हो जाती है। ओके, एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रिप्लेस कर देती है ओरिजिनल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ओके, यहाँ पे एक कम्युनिटी प्लांट एंड एनिमल्स की थी, कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से ये रिप्लेस होगी एंड दूसरी कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे आ गई। तो ये चेंज जो है, ये प्रोसेस ऑफ चेंज जो है, ये प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट जो है, ये क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक कम्युनिटी सक्सीड करती है दूसरी कम्युनिटी को। ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रिसाइजली ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है कि जो फाइनल कम्युनिटी होती है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी जो होती है, ये वही कम्युनिटी होती है जो अचीव कर लेती है इक्विलिब्रियम एंड ये स्टेबिलिटी इख्तियार कर लेती है, यानी स्टेबिलिटी अचीव कर लेती है, स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है। सो दिस इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना ऑप्शन नंबर 1, पोनियर कम्युनिटी। ओके, तो इसका असल में यहाँ पे क्या रोल है, तो पोनियर कम्युनिटी असल में ओरिजिनल कम्युनिटी होती है, जो पहली कम्युनिटी होती है। ओके, फर्स्ट कम्युनिटी जो होती है इसको पोनियर कम्युनिटी कहते हैं। इसको दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती है, फिर उसको दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती है, जब तक क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता है। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस कम्युनिटी को क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड सीरियल कम्युनिटी जो होती है ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है, जो इनके बीच में आती है। पोनियर एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिटी आती है ये सीरियल कम्युनिटी होती है एंड ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है। आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विच बिगिन इन लाइफलेस एंड अनऑक्युपाइड एरियाज इन टर्म्ड एज। तो वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जहां पे क्या होता है, जहां पे जो ऐसी जगह पे शुरू हो, जो ऐसी जगह पे हो जहां पे लाइफ लेस एंड अनऑक्युपाइड एरियाज हो, यानी वहां पे पहले कुछ ना हो एंड कोई कम्युनिटी आके सक्सीड कर ले, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप बी देख पा रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन ये वो सक्सेशन होती है जहां पे क्या, जहां पे पहले कोई और कम्युनिटी ना आई हो, जो एक अनऑक्युपाइड एरिया हो, जो लाइफलेस एरिया हो, और वहां पे उसके बाद क्या हो जाए, कोई स्पीशीज आ जाए, वो वहां पे रहने लगे एंड वहां पे क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एंड इन्हीं स्पीशीज को पोनियर स्पीशीज भी कहा जाता है। ओके, मैंने आपको कहा ओरिजिनल स्पीशीज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की यहाँ पे बात कर लें तो ऑलरेडी ये सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन वो सक्सेशन है जहाँ पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो गई हो एंड उसके बाद वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, वो जो ओरिजिनल कम्युनिटी है वो वहाँ पे क्या हो, वो रिमूव हो जाए, वो रिप्लेस हो जाए एंड उसके बाद एक नई कम्युनिटी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़िरार्क इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन। तो ये एक टाइप ऑफ सक्सेशन है जो कहाँ पे होती है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज में जो सक्सेशन होती है उसको क्या कहते हैं, ज़िरार्क सक्सेशन। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसको टेरेस्ट्रियल सक्सेशन भी कहते हैं। ओके, कहीं कहीं इसको टेरिटोरियल सक्सेशन भी लिखा हुआ है। तो अब आप याद रखें ये ड्राई एरियाज में होती है। एंड वेट एरियाज में जो सक्सेशन होती है उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम कहते हैं हाइड्रार्क। ओके, ज़िरार्क एंड हाइड्रार्क ये दो तरह की सक्सेशंस हैं। ये ड्राई एरियाज में होती है एंड ये वेट एरियाज में होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। एंड आप कमेंट्स में बताएं आपको ये कैसा लग रहा है। एंड इसके साथ साथ इसके बाद बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें एंड कमेंट जरूर किया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स ए कुरान।